ए गिविंग बी, ए गिविंग सी वाला है ना, पैरेलल, और उस पर कोफिशिएंट भी लगाकर हम लोग देखे थे कि अगर N1 N2 N3 अगर कोफिशिएंट रहेगा तो क्या किया जाएगा। चलो आज का भी डेरिवेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन बहुत अलर्ट रही, उसको खुद से डिराइव करते हुए चलना है। अगला रिएक्शन जो है वो है सीरीज रिएक्शन। सीरीज रिएक्शन ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी बता दिए थे ना पिछले क्लास में। ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द ओवरऑल रिएक्शन कैसे निकालना है। अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन के टर्म्स में रहेगा तो डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, और अगर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के फॉर्म में रहेगा तो सीधा सीधा आपका ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगा। खैर मान लो सीरीज रिएक्शन में N1A इज गिविंग, N2B इज गिविंग, N3C, एकदम जनरल हम डिराइव कर रहे हैं विद अ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट K1 एंड K2, विद अ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट K1 एंड K2। इसे हम लोग कहेंगे सीरीज रिएक्शन। A इज गिविंग B, B इज गिविंग C, और हम लोग फिर इसको सिंपल करके पढ़ेंगे भी। सिंपल करके मतलब क्या, N1 N2 N3 को 1 मान लेंगे, ऐसे इसको हम लोग जनरल डिराइव कर रहे हैं। राइट द रेट लॉ, व्हाट विल बी माइनस ऑफ dA अपॉन dt, व्हाट विल बी माइनस ऑफ dA बाई dt। तो हमें पता है कि ये होगा -1 बाई N1 dA अपॉन dt विल बी इक्वल टू K1 इंटू A। हम लोग बोथ स्टेप्स आर फर्स्ट ऑर्डर, बोथ स्टेप्स आर फर्स्ट ऑर्डर, ये मानते हुए हम लोग चल रहे हैं। बोथ स्टेप्स आर फर्स्ट ऑर्डर, बोथ स्टेप्स आर फर्स्ट ऑर्डर। माइनस ऑफ dA बाई dt विल बी इक्वल टू N1 इंटू K1 इंटू, ये सबको समझ में आ रहा है। अगर हम बोले कि प्लस ऑफ dV बाई dt कितना, पहला स्टेप ये बन रहा है और दूसरे स्टेप में ये डिक्रीज कर रहा है, तो हमें ये पता है कि माइनस ऑफ 1 बाई N1 dA अपॉन dt दैट विल बी इक्वल टू प्लस 1 अपॉन N2 इंटू dV बाई dt, और यही था K1 इंटू A। तो अगर हमें प्लस dV बाई dt चाहिए तो ये N2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, N2 सीधे कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, है कि नहीं। तो N2 K1 इंटू A से ये बन रहा है और साथ ही साथ ये डिक्रीज भी कर रहा है। तो डिक्रीज कौन से रेट से कर रहा है, ये N2 इंटू K2 लगाएंगे, N2 इंटू K2 इंटू A से B से ये डिक्रीज भी कर रहा है। रेट लॉ इसका क्लियर है। सेकंड वाला, थर्ड वाला, प्लस ऑफ D ऑफ C बाई dt अगर हमें लिखना पड़े तो प्लस ऑफ dC बाई dt विल बी इक्वल टू N3K2, N3K2 इंटू B के हिसाब से। ये दोनों इंटीग्रेशन तो आप आराम से कर लोगे अगर B हम लोग को पता चल गया तो, लेकिन ये इंटीग्रेशन के लिए थोड़ा सा आपको नॉलेज चाहिए। जैसे आप लोग डिफरेंशियल इक्वेशन तो भी किए नहीं होगे, उसमें हम बताएंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कंसेप्ट, है ना, ये बताया जाएगा। लेकिन खैर पहला वाला हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, व्हाट विल बी द कंसेंट्रेशन ऑफ A एट एनी टाइम t, दैट विल बी इक्वल टू A इज इक्वल टू A0 e की पावर माइनस ऑफ N1 K1 इंटू, ये तो डायरेक्ट लिख सकते क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर में माइनस dA बाई A ले आकर और dt को इस तरफ ले जाकर इंटीग्रेट कर दो, तो A विल बी इक्वल टू A0 इंटू e की पावर N1 K1 इंटू t। N1 N2 N3 थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा डेरिवेशन में, लेकिन थोड़ा अलर्ट रहो। क्लियर। नाउ अब आते इस इंटीग्रेशन पे। ये इंटीग्रेशन जो है अगर हम लोग A के बदले यहां पर बिठा दें तो ये बन जाएगा प्लस ऑफ dV बाई dt, प्लस ऑफ dV बाई dt विल बी इक्वल टू N2 K1 इंटू A कितना है किसी भी टाइम t पे, इट इज A0 e की पावर माइनस ऑफ N1 K1 इंटू t माइनस ऑफ N2 K2 इंटू B। ध्यान रखना कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx प्लस ऑफ px इज इक्वल टू q फॉर्म में अगर आया, dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू क्यू, py इज इक्वल टू क्यू के फंक्शन में अगर आ रहा है तो इसको सॉल्व करने का एक डिफरेंट तरीका है जिसमें हम लोग निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। पहले निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये अभी के लिए नोट कर लीजिए आप। इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ये करके हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे और उसके बाद जो इस इक्वेशन का सोल्यूशन जो होगा वो होगा y इंटू IF विल बी इक्वल टू
इंटीग्रल Q इंटू आई एफ डी एक्स। Q फंक्शन ऑफ x है, Q इज अ फंक्शन ऑफ x। कॉपी करो ये। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, और उसके बाद इसका सोल्यूशन जो होगा वो होगा y इंटू आई एफ इज इक्वल टू Q इंटू आई एफ डी एक्स। तो ये जो इक्वेशन जो आया ये बिल्कुल उसी फॉर्म में आ रहा है। देख, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। अगर इस N2K2B को इस तरफ लेके आ जाओ तो ये बन जाएगा डी ऑफ बी बाई डी टी, है कि नहीं, प्लस ऑफ N2K2 इंटू बी। क्या है, बी ही तो है। दैट विल बी इक्वल टू N2K1 इंटू ए नॉट ई की पावर माइनस ऑफ N1K1 इंटू डी। दिस इज डी वाई बाई डी एक्स। वाई बी है और एक्स क्या है, हमारे टी के फंक्शन में। क्लियर? तो पी वाई, व्हाट इज पी हियर? ये बात सबको समझ में आ रहा है ना? जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे P विल बी इक्वल टू N2K2, और Q क्या है, ये पूरा का पूरा Q है। फंक्शन ऑफ एक्स इज Q। क्लियर? क्लियर? ओके, व्हाट विल बी द इंटीग्रेटिंग फैक्टर? इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ P dx, P dx, that is N2K2 into dt. N2K2 is a constant, so integrating factor will be e की power N2K2 into t. Integrating factor आ गया, N2K2 into t is the integrating factor. तो इसका हम सोल्यूशन सीधे लिख रहे हैं यहां पर। y, what is y? b. What is y? b. b इंटू वाई इंटू आई एफ। आई एफ क्या निकाले, e की पावर N2K2 इंटू टी विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स। वट इज q हियर? q इज दिस फंक्शन, है कि नहीं? इट इज N2K1 a नॉट e की पावर माइनस ऑफ N1K1 इंटू टी इंटू, ये तो q हो गया। आई एफ क्या था, e की पावर N2K2 इंटू टी इंटू डी एक्स, वाई इंटू आई एफ डी एक्स, क्यू इंटू आई एफ डी एक्स, डी एक्स विल बी डी टी। ये इंटीग्रेशन हम लोगों को कर लेना है। कहां से कहां तक? जीरो से। लिमिट बिठाएंगे इसमें हम लोग, जीरो से लेकर। सॉल्व करो, सॉल्व करो, बिल्कुल अलर्ट होकर सॉल्व करो। N2K1 a नॉट, इतना तो बाहर आ गया इंटीग्रेशन के, क्योंकि यह कांस्टेंट था। और इसको अगर हम लोग कंबाइन कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, e की पावर N2K2 माइनस ऑफ N1K1 इंटू टी टाइम्स dt। क्लियर? जीरो से लेकर t तक। अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो क्या आएगा, बहुत सिंपल। N2K1 इंटू ए नॉट, अगर e की पावर सम x है तो उसका इंटीग्रेशन होगा 1/a e की पावर x। पढ़े हो ना? e की पावर x dx का इंटीग्रेशन 1/a e की पावर x। क्लियर? तो 1/a करने के चक्कर में ये क्या बन जाएगा, N2K2 माइनस ऑफ N1K1, और बाकी e की पावर N2K2 माइनस ऑफ N1K1 टाइम्स t, और इस पे हम लोग लिमिट बिठा देंगे जीरो से लेकर t तक। घबराहट महसूस हो रहा है? नो सर, इसी N1 N2 N3 बिना मतलब का खाली हम लगा रखे है ना। आपके सामने सिंपल केस ही आएगा। अभी हम इसके बाद सीधे N1 N2 N3 को 1 मानते हुए आगे हम बढ़ेंगे। ठीक है, बता रहे कि अगर N1 N2 N3 भी अगर आया तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही कर क्या बन जाएगा, N2K1 इंटू ए नॉट डिवाइडेड बाई N2K2 माइनस ऑफ N1K1, और यहां पर t अगर हम लोग पहले भी तो नो प्रॉब्लम, e की पावर N2K2 माइनस ऑफ N1K1 इंटू टी माइनस ऑफ 1 आएगा। और इस
कंसंट्रेशन इंटू ई की पावर N2K2 इंटू टी। अब ये N2K2T को इस तरफ लेके जाओ, समझ में आ रहा है? Therefore, concentration of B at any T will जैसे डिवाइड करेंगे इसमें तो N2K2 वाला कट जाएगा, बचेगा क्या? ई की पावर माइनस N1K1 ऑफ N1K1T माइनस ऑफ 1 बाई, अगर ये क्वांटिटी आएगा ई की पावर माइनस ऑफ N2K2 इंटू टी। ओके, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर B एट एनी टाइम T। चलो मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूं रिजल्ट से कि कहीं प्लस माइनस का मिस्टेक ना हुआ हो। हम लोग ए का कंसंट्रेशन निकाले एट एनी पर्टिकुलर टाइम टी, बी का कंसंट्रेशन निकाल दिया एट एनी पर्टिकुलर टाइम टी। सिचुएशन और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा जब हम लोग ये बी का कंसंट्रेशन यहां बिठाकर सी के लिए इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है? तो सी का भी कंसंट्रेशन निकल जाएगा। ऐसा बात नहीं है कि हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम सिंपल ये कर दे रहे, कंसिडरिंग N1, N2, N3 टू बी 1, है कि नहीं? हम ये सिर्फ दिखाना चाह रहे कि अगर N1, N2, N3 भी अगर रहता है कोफिशिएंट एंड बोथ स्टेप्स आर फर्स्ट ऑर्डर, वी कैन डिराइव इन टर्म्स ऑफ N1, N2, N3। ये बात क्लियर है? ठीक है। अब कंसिडरिंग N1 is equal to N2 is equal to N3 to be equal to 1, what will be the result which we will get? A will be equal to A naught e की पावर माइनस ऑफ K1 into T। बहुत सिंपल। B का कंसंट्रेशन हम लोग अभी अभी निकाले, B का कंसंट्रेशन निकल जाएगा बेटा, देख, K1 इंटू A नॉट अपॉन K2 माइनस ऑफ K1 ब्रैकेट में E की पावर माइनस K1T माइनस ऑफ E की पावर माइनस ऑफ K2T। कोफिशिएंट को हम लोग 1 कर दिए तो, और उसके बाद अगर हम लोग प्लस ऑफ डी ऑफ सी बाई डी टी में अगर हम लोग बिठाते हैं, प्लस ऑफ डी सी बाई डी टी क्या है? K2 इंटू बी है, N3 हटा दे, K2 इंटू बी, तो ये K2 इंटू बी का कंसंट्रेशन ये पूरा हो गया, तो K1 A नॉट अपॉन K2 माइनस ऑफ K1, और ये पूरा E की पावर माइनस K1T माइनस ऑफ E की पावर माइनस ऑफ K2T प्लस ऑफ डीसी बाई डी टी K2 इंटू बी, तो K2 इंटू बी का कंसंट्रेशन हम लोग यहां पर बिठा दिए, और उसके बाद अगर हम लोग प्लस ऑफ डीसी का इंटीग्रेशन अगर कर दे 0 से लेकर C विल बी इक्वल टू, यहां पर क्या क्या कांस्टेंट है? K1 K2 A नॉट अपॉन K2 माइनस ऑफ K1, ये सब कांस्टेंट ही हो गया, है कि नहीं? इंटीग्रल E की पावर माइनस K1T 0 से लेकर T टाइम्स dt माइनस ऑफ इंटीग्रल 0 से लेकर T E की पावर माइनस ऑफ K2 इंटू T, है कि नहीं? ये इंटीग्रेशन भी बहुत सिंपल है ना, ये वाला भी। इसे भी इंटीग्रेट कर लीजिए, तो आ जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी एट एनी टाइम टी विल बी इक्वल टू K1 K2 इंटू A नॉट अपॉन K2 माइनस ऑफ K1, पूरा चीज ब्रैकेट में, E की पावर माइनस K1T का इंटीग्रेशन क्या आएगा? माइनस 1 अपॉन K1 माइनस 1 अपॉन K1 E की पावर माइनस ऑफ K1 इंटू T, इसका लिमिट 0 से लेकर T तक, तो ये क्या बन जाएगा?
चलो कोई नहीं, हम बाद में इसमें K1 K2 भी अंदर ले लेंगे, और यहां पर माइनस साइन है, फिर आएगा आपके सामने है ना -1/K2 इंटू ई की पावर माइनस ऑफ K2 इंटू टी, और इसमें लिमिट कहां से कहां तक, यहां पर भी 0 से लेकर t तक। Therefore, the concentration of C at any time t, what do? You take K1 K2 inside. अगर यहां पर K1 K2 को अंदर ले लिए तो K1 K1 कट जाएगा, K2 बाहर बाद में लिखेंगे, K2 बचेगा, K1 बचेगा, माइनस ऑफ ई की पावर माइनस K1 t पे अगर 0 से लेकर t तक का लिमिट बिठाओगे तो बन जाएगा ये 1 माइनस ई की पावर माइनस K1 इंटू टी। अग्रीड ऑल ऑफ यू? समझ में आ रहा है? बाहर क्या बचा है, A0 अपॉन K2 माइनस ऑफ K1, ठीक, और ये बन गया माइनस माइनस प्लस, K1 K2 अंदर लिए, K1 K2 अंदर लिए तो K2 K2 कैंसल हो गया, माइनस ही रहने दे बेटा, माइनस K1, और यहां हो जाएगा 1 माइनस ऑफ ई की पावर माइनस ऑफ K2 इंटू टी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर C एट एनी टाइम t, और ये एक्सप्रेशन बिल्कुल करेक्ट है, कहीं भी प्लस माइनस का गड़बड़ी नहीं है। N1 N2 N3 तीनों को 1 करके ये तीनों का एक्सप्रेशन जरूर याद रख लेना। N1 N2 N3 तीनों का वैल्यू 1 रख के, कोफिशिएंट इज 1, सिंपल, A इज गिविंग B, B इज गिविंग C, फर्स्ट ऑर्डर पहला भी, फर्स्ट ऑर्डर दूसरा भी, और A का कंसंट्रेशन एट एनी टाइम T, B का कंसंट्रेशन एट एनी टाइम T, C का कंसंट्रेशन एट एनी टाइम T। यू शुड मेमोराइज, क्योंकि डिराइव करने में बहुत टाइम लगता है, इसको आप मेमोराइज कर लेना सिंपल तरीका से। ये तीनों इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में सीधे सवाल आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एट एनी टाइम T? समझ में आ रहा? नाउ जब हम लोग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, व्हेन वी प्लॉट द कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम for A is giving B and then B is giving C, इस मैकेनिज्म का जब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम को जब प्लॉट करते हैं, प्लॉट करते हैं विद रेट कांस्टेंट K1, रेट कांस्टेंट K2, A का कंसंट्रेशन समय के अनुसार हमेशा डिक्रीज होता हुआ नजर आता है। फर्स्ट ऑर्डर का डिक्रीज है A का कंसंट्रेशन, है कि नहीं? नजर आता है। अगर हमारे पास इक्वेशन मिल गया है तो हम इसको प्लॉट भी कर सकते हैं ना, कि A कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम T का नेचर क्या होगा प्लॉट का, B C का कंसंट्रेशन, C का कंसंट्रेशन ये मैंने बनाया कि देख A तो कॉन्टिन्यूस बढ़ेगा और C भी कॉन्टिन्यूसली बढ़ेगा, क्योंकि रिएक्शन में फाइनली A घट रहा है और फाइनली C बढ़ रहा है। तो A और C के बारे में कोई डाउटफुल नहीं है कि A विल डिक्रीज विद टाइम T, C विल इंक्रीज विद द टाइम T। लेकिन इस प्लॉट में एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम लोग ये देखते हैं B के साथ, कि B का जो इक्वेशन आया उसको जब लोग प्लॉट करते हैं तो B इंक्रीज एंड देन डिक्रीजेस, B फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस, B फर्स्ट इंक्रीज। ये रफ डायग्राम है, सिर्फ प्रॉपर्टी बताने के लिए कि A कॉन्टिन्यूस डिक्रीज करता, C कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करता है, एंड B फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। दैट इज द नेचर ऑफ B। एंड व्हाट इज B हियर? B इज बेसिकली इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। B इज बेसिकली इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, बीच में बना। ओवरऑल रिएक्शन क्या है? A से C ही ओवरऑल रिएक्शन। Overall reaction is A to C, but via forming B, so B will be called as intermediate product। आप ऐसे समझ सकते हैं कि A से C एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, और इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के दो एलिमेंट्री स्टेप है मैकेनिज्म में, पहले B बनता है और B के बाद फिर C बनता है। तो जो इंटरमीडिएट है, दैट इंटरमीडिएट ऑलवेज फर्स्ट इंक्रीजेस
and then decreases. First property. If it increases and then decreases, then definitely there will be some point where it comes to the maximum. कौन सा टाइम पे मैक्सिमम? उसे बोलेंगे टी मैक्स. समझ में आ रहा है? बी का एक्सप्रेशन सामने है, तुरंत मैथमेटिक्स लगाओ और बी का मैक्सिमम कंसंट्रेशन निकालो और टी मैक्स भी निकालो खुद से. फॉर मैक्सिमम मिनिमा क्या करते हो? डीवाई बाई डीएक्स को जीरो करते, एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन करो और उसको फिर जीरो पुट करो जल्दी. नहीं नहीं, N2 N1 वाला नहीं, सीधे वाला. N2 N1 सिर्फ बस दिखाने के लिए था कि N1 N2 N3 आएगा तब भी हम लोग कर लेंगे. N1 N2 N3 अगर आएगा तब भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे. इट्स नॉट अ बिग डील, है कि नहीं है? करो, ये कॉपी कर लिए इधर. दैट विल बी इक्वल टू, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अपॉन K2 माइनस K1 तो कांस्टेंट है बेटा की पावर. हाँ, हम बोले ना कि ये ओवरऑल प्रॉपर्टी है. द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द प्लॉट. ए कॉन्टिन्यूसली डिक्रीज करता, बी कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करता, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करता है और बी का कंसंट्रेशन इस तरीके से जाता है. दिस इज ए कंसंट्रेशन, दिस इज सी कंसंट्रेशन एंड दिस इज द इंटरप्रेशन. ठीक है? मुद्दा समझ में आ रहा है कि नहीं है? फॉर गेटिंग मैक्सिमा, तो बी का कंसंट्रेशन को हम लोग टाइम के अनुसार डिफरेंशिएट करेंगे. ये बी का एक्सप्रेशन है. ई की पावर माइनस K1 इंटू टी का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? माइनस K1 इंटू ई की पावर, यही आएगा ना? पक्का? ये आएगा कि डिवाइड होके आएगा? ई की पावर है लिमिट आदमियों, ई की पावर माइनस K1 टी, तो K इंटू dx बाई K1 आएगा. तो डिवाइड करें कि मल्टीप्लाई करें? डिवाइड करें कि मल्टीप्लाई करें? मल्टीप्लाई करेंगे. जो हम काम कर रहे थे वो इंटीग्रेशन के लिए कर रहे थे. खैर, यहां पर फिर प्लस ऑफ K2 इंटू ई की पावर माइनस K2, इतनी है. और हम लोग इसको जीरो पुट कर देंगे. फॉर मैक्सिमा प्लस dV बाई dt विल बी इक्वल टू जीरो. तो ये तो कांस्टेंट है, नॉन जीरो. द ब्रैकेट हैज टू बी जीरो. ब्रैकेट जीरो का मतलब क्या? K1 e की पावर माइनस ऑफ K1 इंटू टी विल बी इक्वल टू K2 e की पावर माइनस ऑफ K2 इंटू टी. दोनों तरफ अगर हम लोग ले लिए log ln, तो सबसे पहले तो इसको ऐसे लिख लो, K1 बाई K2 विल बी इक्वल टू e की पावर K1 माइनस K2 into t, taking ln both sides, so it will become ln of K1 upon K2 will be equal to K1 minus K2 into t. So t will be equal to ln of 1 upon K1 minus of K2 ln of K1 upon, और ये जो t निकला ये टी मैक्स, अब ये टी मैक्स, बी विल बिकम मैक्सिमम.
The time at which B will become maximum 1 upon K1 minus K2 ln of K1 upon K2. तो इतने टाइम के बाद B मैक्सिमम होगा और B का मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितना होगा? B का मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितना होगा? टाइम को बिठा दिए वहां पर, समझ आ रहा है? हम सीधे लिख दे रहे B मैक्स, T मैक्स सब्स्टिट्यूट कर लेना, B मैक्स का एक्सप्रेशन आएगा A0 इंटू K2 बाई K1, A0 इंटू K2 बाई K1 टू द पावर K2 अपॉन K1 माइनस K2। ये भी निकाला जा सकता है, बस ये टी मैक्स पर बिठा दीजिए। ई की पावर ln x इज x, ई की पावर ln x इज हाउ मच? x। तो ई का पावर में अगर वो ln वाला तो x के फॉर्म में आ ही जाएगा ना, ये आसानी से निकाल लोगे। बी मैक्स इज इक्वल टू A0 K2 अपॉन K1 टू द पावर K2 अपॉन K1 माइनस K2। क्लियर? तो A का कंसंट्रेशन, B का कंसंट्रेशन, C का कंसंट्रेशन विथ टाइम, B increases and then decreases. What is B? It is the intermediate product. It is the intermediate product. B max और T max का एक्सप्रेशन, ये सब हम लोग डिराइव करके देखें। चलो अब इसका हम लोग एक यूज देखेंगे। अब तक तो हमने कोई भी अप्रोक्सीमेशन इस पे लगाया नहीं, K1, K2, N1, N2, N3 सब कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लगाया। ओके, कंसिडर द रिएक्शन A is giving B, B is giving C with a rate constant K1 and K2. A is giving B, B is giving C with a rate constant K1 and K2. Let K1 is much greater than K2. Let K1 is much greater than K2. If K1 is much greater than K2, then this step will be fast. चल दूसरा वाला मान के चल रहे और अच्छे से क्लियर होगा, एक्सप्रेशन से ही हम समझा देंगे। K2 is very very much greater than K1, तो K1 बहुत छोटा होने के कारण पहला स्टेप क्या है? स्लो, और दूसरा स्टेप होगा फास्ट। ओवरऑल रिएक्शन क्या है? A से C ओवरऑल रिएक्शन है, उसके दो एलिमेंट्री स्टेप हैं, दोनों एलिमेंट्री स्टेप फर्स्ट ऑर्डर है, जिसमें पहला स्टेप बहुत फास्ट स्लो है और दूसरा स्टेप बहुत ही फास्ट है। ये कंसिडर कर रहे, ये वाला सिचुएशन K2 वेरी वेरी मच ग्रेटर देन K1, आप C के एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए। C में वो कंडीशन लगाइए। हम जानबूझ के K2 बढ़ा लिए K1 से, तुम K1 को भी बढ़ा ले सकते हो K2 से, वहां K2 माइनस K1 है ना, इसलिए मैंने K2 को बढ़ा ले लिया ताकि आपको तुरंत समझ में आ जाए। अगर K2 बहुत बड़ा है K1 से, तो सोच यहां पर हम लोग K1 को क्या कर लेंगे? हटा देंगे। अगर K2 बहुत बड़ा है, अगर ये K2 बहुत बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये E2 माइनस ऑफ K2 भी नहीं, ये दोनों हटा सकते हैं ना बेटा। अब देख हटाने के बाद क्या आ रहा है? नॉट अपॉन K2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C विल बी इक्वल टू A0 अपॉन K2। K2 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दे, ये बन जाएगा K2 माइनस K2 इंटू E की पावर माइनस K1T बनेगा। और वो ब्रैकेट में हम लोग 1 के सामने E की पावर माइनस K2T को हटा दिए, क्योंकि K2 इज वेरी वेरी लार्ज। क्या बचेगा? माइनस ऑफ K1। अब फिर से देख, फिर से ब्रैकेट में आया K2 माइनस K1, इसलिए मैंने ब्रैकेट को ओपन किया था। K2 माइनस
K1। अगर फिर से K2 माइनस K1 आया तो हम K1 को हटाएंगे क्योंकि K1 बहुत छोटा है K2 से। वी विल बी लेफ्ट विथ दिस। K2 लोगे कॉमन, K2 लेने के बाद कॉमन लेने के बाद e की पावर माइनस ऑफ K1 इंटू, इतने छोटे एक्सप्रेशन में वो रिड्यूस हो जा रहा है। इतने छोटे से एक्सप्रेशन में वो रिड्यूस हो जा रहा है। ठीक है, अब देखो ये क्या है तभी से एक बार में एक ही काम कर सकता तू तो, या तो लिख ही सकता या तो देख ही सकता, समझ सकता। जल्दी जल्दी कॉपी कर, समझते जाओ, लिखते जाओ। ठीक है बेटा, ओके। उसके बाद कंटिन्यूड है ना। इफ आई कंसिडर द ओवरऑल रिएक्शन A to C हैपनिंग विथ अ ओवरऑल रेट कांस्टेंट K1। मान लो ये ओवरऑल रिएक्शन है A से C, और A से C अगर ओवरऑल रिएक्शन है जो कि रेट कांस्टेंट K1 से ही चल रहा है, मेरे को K2 से कोई मतलब नहीं है, तब तुमको बोलते कि बता C का एक्सप्रेशन एट एनी टाइम T इज हाउ मच। ओके, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन what is A at any time T? First order. What is A at any time T? K1 into A naught e की पावर माइनस ऑफ K1 into T बोलते हैं। इंटीग्रेट प्लस ऑफ D of C will be equal to K1 into A naught e की पावर माइनस K1 into T times dt। इंटीग्रेटिंग फ्रॉम टाइम 0 पे C टू K कांस्टेंट, और e की पावर माइनस K1t का इंटीग्रेशन क्या आएगा? माइनस ऑफ 1 अपॉन K1 e की पावर माइनस ऑफ K1 इंटू टी। लिमिट बिठाए 0 से लेकर t तक। समझ आ रहा है? मतलब कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C आएगा A नॉट इंटू 1 minus e की पावर माइनस K1 into t, and this expression is exactly same as that expression। है कि नहीं है? अगर ये रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा था, K2 बहुत बड़ा था K1 से, दिस वाज अ फास्ट स्टेप, दिस वाज अ वेरी स्लो स्टेप। हमने वो कंडीशन मैथमेटिकली लगा दिया, जनरल एक्सप्रेशन में निकाल दिया C का वैल्यू किसी भी टाइम t पे निकाल दिए। अब हम बोले कि छोड़िए मैकेनिज्म, ओवरऑल रिएक्शन A से C मान ले हो रहा है K1 रेट कांस्टेंट से, तो निकाल C का कंसंट्रेशन कितना, उतना ही आ रहा है। मतलब हम ओवरऑल रिएक्शन को K1 से होता हुआ देख सकते हैं। समझ में आ रहा है? ओवरऑल रिएक्शन को कौन सा रेट कांस्टेंट गवर्न कर रहा? ओवरऑल रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंडेंट हो गया? Therefore we say the slowest step of the mechanism is the rate determining step। इसीलिए बोला जाता है कि the slowest step of the mechanism is the rate determining step, RDS। Therefore slowest step of the mechanism is the rate determining step, RDS। पूरे रिएक्शन का रेट स्लोएस्ट स्टेप कंट्रोल करता है मैकेनिज्म का। स्लोएस्ट स्टेप या RDS का स्पीड, RDS का स्पीड इज इक्वल टू द ओवरऑल रिएक्शन का स्पीड। इसे ही बोलेंगे हम लोग RDS का स्पीड इज द ओवरऑल रिएक्शन का स्पीड। स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म इज द
rate determining step for the reaction. हाँ, अभी बनाएंगे, दोनों बनाएंगे। मुद्दा समझ में आ रहा है? मेन चीज समझ में आ रहा है ना? दाएं बाएं तो हम करेंगे ही, चिंता नहीं करो। आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। K1 वेरी मच ग्रेटर देन K2 मान के एक्सप्रेशन में बिठाना, यहां पर फिर K2 मानना, आगे बढ़ना, सेम चीज आप डिराइव कर लोगे। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अब इसी चीज को हम इंटरमीडिएट पे लगा रहे हैं। K2 was very very much greater than K1. Apply this condition on a क्या है? इंटरमीडिएट का भी देखेंगे कि स्थिति क्या है। बी का एक्सप्रेशन पे लगाइए ये वाला कंडीशन। तो बी के एक्सप्रेशन पे लगाते ही K1 खत्म हुआ, K1 खत्म हुआ, और चूंकि K2 बहुत बड़ा है K1 से, तो e की पावर माइनस K2t जो होगा e की पावर माइनस K1t के सामने खत्म हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। ये दोनों हट गए, तो B का कंसंट्रेशन एट एनी टाइम t कितना निकला? K1 इंटू ए नॉट e की पावर माइनस K1 इंटू टी अपॉन K2 निकला। ओके, व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन कॉल्ड? व्हाट इज दिस एक्सप्रेशन कॉल्ड? ए का कंसंट्रेशन है वो किसी भी टाइम टी पे। K2 को इधर ले लिया, K2 इंटू बी इज इक्वल टू K1 इंटू ए। लिख दिए? लिख दिए? ठीक है। अगर मान ले ए से बी, बी से सी, K1 K2 अगर रिएक्शन यही चल रहा है ना, रिएक्शन, हम बोले राइट द रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर प्लस डीबी बाई डी। अभी जो लिखे थे N1 N2 में लिख लिए, तो 1-1 में क्या दिक्कत है? किस रेट से भी बन रहा है? किस से घट रहा है? बोलोगे K2 इंटू बी से घट भी रहा है, K1 इंटू ए से बन रहा है, और K2 इंटू बी से घट रहा है। और अभी हम लोग क्या निकाल दिए कि K1 है और K2 भी दोनों बराबर। अरे बेटा, K1 है और K2 भी दोनों बराबर, तो अल्टीमेटली आई कैन राइट plus of dV by dt is equal to 0, which says that concentration of B is constant. Suggest कि concentration of B is constant. तो अपना दिमाग लगाए फिर कि ये B का concentration constant कैसे हो सकता है? जब इसका बनना और निकलना बराबर हो जाए, है कि नहीं? इसे कहते हैं हम लोग स्टेडी स्टेट कंडीशन। इंटरमीडिएट पे स्टेडी स्टेट। तो रिमेंबर, फॉर एनी इंटरमीडिएट वी राइट प्लस ऑफ डी ऑफ आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। आई इज अ इंटरमीडिएट, कोई भी इंटरमीडिएट हो, हर इंटरमीडिएट के साथ ऐसा सिचुएशन निकलेगा। प्लस ऑफ डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू 0। हर इंटरमीडिएट का प्लस ऑफ डी आई बाई डी टी विल बी इक्वल टू 0, एंड दिस प्लस ऑफ डी आई इक्वल टू 0 इज ऑल्सो एज स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। स्टेडी स्टेट, आई कोई भी इंटरमीडिएट है, जनरल बोल दिए, एनी इंटरमीडिएट। रिएक्शन मैकेनिज्म में जो इंटरमीडिएट है उसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट होता है, और हम लोग ये मान के चलते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट बने, उसका बनना और टूटना या रिएक्ट होने का रेट क्या है, दोनों बराबर है। एंड सच काइंड ऑफ अप्रोक्सीमेशन इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। वी कैन अप्लाई स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन ऑन एनी इंटरमीडिएट। We can apply steady state approximation on any intermediate. We can apply steady state
approximation on any intermediate K2 बड़ा हो K1 से या K1 बड़ा हो K2 से, सब यही निकलेगा। क्यों, हम कहीं टाइम मान के चल रहे हैं क्या? लेट एनी टाइम टी पे चल रहा पूरा कहानी। हमेशा ऑन एनी इंटरमीडिएट द स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन कैन बी अप्लाइड। कोई भी इंटरमीडिएट अगर मैकेनिज्म में है तो हमेशा कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे होगा। हां, कब? K2 इज आइदर वेरी वेरी मच ग्रेटर देन K1 और K1 इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन K2। अब ऐसा क्यों होता है तुम ग्राफिकली भी समझ लो। देख, अगर K2 बहुत बड़ा है K1 से, ग्राफ देखो कैसा बनेगा, वर्सेस टाइम। K1 बहुत छोटा है, मतलब इट इज अ वेरी स्लो स्टेप। A का डिक्रीज होना वेरी स्लोली। अब देख ग्राफ का नेचर, A का डिक्रीज होना वेरी स्लोली, मतलब कि पहले स्टेप में B बहुत कम रेट से बन रहा है, बहुत ही नेग्लिजिबल क्वांटिटी में बन रहा है B, क्योंकि A से B पहला स्टेप इज अ वेरी वेरी स्लो स्टेप, तो B बहुत कम रेट से बन रहा होगा। लेकिन बेटा जैसे ही बन रहा होगा वो वैसे ही C में टूट रहा होगा, क्योंकि B से C इज अ वेरी वेरी फास्ट स्टेप। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ B एट एनी टाइम t? B का क्वांटिटी के बारे में क्या बोल सकते हैं? जीरो तो नहीं बोल सकते, इट इज ऑलमोस्ट। तो B का प्लॉट जो है ना वो इस तरीके से आगे बढ़ता है। समझ में आ रहा है? इंक्रीज भी करता है इस तरीके से। तो B का कॉन्सेंट्रेशन इतना कम है, जीरो के करीब है, कि हम किसी भी दो इंटरवल के बीच में अगर हम B को देखें तो B मुझे क्या दिखेगा? कांस्टेंट दिखेगा। इसलिए प्लस ऑफ dV बाई dt जीरो। A घट रहा है ना। अरे बेटा तू A को भी कांस्टेंट मान लेगा तो फिर तू निकालना क्या चाह रहा है? A कांस्टेंट है, माने रिएक्शन ही नहीं हो रहा। A तो घट ही रहा है, C बढ़ ही रहा है, B को पकड़े हुए इंटरमीडिएट को, और उस इंटरमीडिएट में भी हम लोग अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं, क्योंकि मैथमेटिकली हमारे पास आ गया प्लस ऑफ dV बाई dt इक्वल टू जीरो। उसका क्या मतलब है? B कांस्टेंट। Why B is constant? Okay, let us assume that a steady state condition है उसके ऊपर। Clear? और वही सिचुएशन अगर B का देख, अगर K1 बहुत ज्यादा बड़ा हो गया K2 से, अगर K1 बहुत बड़ा हो गया K2 से, बहुत बड़ा हो गया K2 से, तो उस प्लॉट में आप ये पाओगे कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम वेरी वेरी मच ग्रेटर देन K2, मतलब पहला स्टेप वेरी फास्ट स्टेप, वेरी फास्ट स्टेप में सडनली खत्म हुआ। अगर A सडनली खत्म, B ऊपर तो चला गया, लेकिन सेकंड स्लो होने के कारण B का कंसंट्रेशन इस तरीके से, C का कंसंट्रेशन समय के अनुसार इस तरीके से जाए। तो अल्टीमेटली हम फिर से B को अगर किसी दो के बीच में देखें तो इट विल कांस्टेंट। सो both condition we can apply plus of dV by dt is equal to 0, and that is called steady state
जब K1 K2 कंपेरेबल होगा तो ये चीज वैलिड नहीं है। या तो K2 वेरी वेरी मच ग्रेटर देन K1 या तो K1 वेरी वेरी मच ग्रेटर देन K2। क्लियर? हाँ, ये तो हमको भी नहीं पता। कोई भी चीज एक्सपोनेंशियली ही बढ़ घट रहा है, ग्राफ तो एक्सपोनेंशियली है ना। इस इंफॉर्मेशन से तुमको क्या एक्स्ट्रा चीज मिलता है? नियरली स्ट्रेट लाइन बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग वेरी स्लोली। और वहां पे हम तुमको कर्व कैसे बना के दिखा दें? हम तो लॉजिक समझा रहे हैं, उसको समझ में आ रहा? क्लियर है ये चीज? सारे ग्राफ एक्सपोनेंशियल है, ये क्लियर है बेटा? वाई RDS इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वाई स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्लियर है? जो RDS का रेट होगा वही रिएक्शन का भी रेट होगा, ये क्लियर है? जो RDS का रेट होगा वही रिएक्शन का रेट होगा, ये क्लियर है? अब आप एक चीज देखिए, डिराइविंग रेट लॉ फ्रॉम द मैकेनिज्म गिवन। डिराइविंग रेट लॉ फ्रॉम द मैकेनिज्म गिवन। अगर किसी रिएक्शन का मैकेनिज्म अगर दिया हुआ है मेरे पास, तो हम उसका रेट लॉ डिराइव कर सकते हैं। रेट लॉ जो हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन का इस्तेमाल करते हुए ऑर्डर का कंसेप्ट लगाते हुए लिखे, और उस वक्त तो मैंने बोल दिया कि ठीक है ऑर्डर इज कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली। अगर वो एलिमेंट्री स्टेप है तो ऑर्डर इज इक्वल टू कोफिशिएंट, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक ही तरीका एक्सपेरिमेंट करके निकालते। दूसरा तरीका भी है, दूसरा तरीका है कि अगर मैकेनिज्म को पता है तो उससे भी आप रेट लॉ निकाल लोगे और पेन पेपर पे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बता सकते हो। और दूसरा तरीका ऐसा नहीं है कि पहले वाले तरीका का इंडिपेंडेंट है, बिना एक्सपेरिमेंट का मैकेनिज्म नहीं आता। पहले एक्सपेरिमेंट ही हुआ है, एक्सपेरिमेंट के बाद ऑर्डर के अनुसार मैकेनिज्म प्रेडिक्ट हुआ है। बात समझ में आ रहा है? आर गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे समझना, एक्सपेरिमेंटली जो ऑर्डर निकला और किसी ने मैकेनिज्म बोला कि ये रिएक्शन ऐसे ऐसे हुआ होगा, ठीक? तो जो मैकेनिज्म किसी ने प्रपोज किया है वो सही तब माना जाता है जब मैकेनिज्म से निकला हुआ ऑर्डर और एक्सपेरिमेंट से ऑर्डर निकला हुआ ऑर्डर दोनों। नहीं तो कोई भी कुछ ही बोल दे, ए से बी नहीं ए से सी बन रहा है, कोई बोला ए से बी बना फिर सी बना, कोई और बोलेगा ए से बी बना फिर बी से एफ बना फिर एफ से सी बना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक्सपेरिमेंट ओनली गिव्स अस द लॉजिकल मैकेनिज्म। सो मैकेनिज्म से ऑर्डर और एक्सपेरिमेंट का ऑर्डर मैच करने से जो मैकेनिज्म प्रपोज होता है उसको हम लोग करेक्ट मानते हैं। वी कैन डिराइव द रेट लॉ फ्रॉम द मैकेनिज्म गिवन। अब दो तरीका है, ध्यान देना, दो तरीका है। एक तरीका जिसमें हमें स्लो फास्ट का है, जिसमें हमें स्लो फास्ट का नॉलेज है। जैसे मान लो तुमसे बोले ए रिवर्सिबल बी विथ के फॉरवर्ड के बैकवर्ड इज अ फास्ट स्टेप। Fast reversible step is also called rapid equilibrium step. और हमें B मिल रहा है constant K1 and this is the slow step. If I know which step is fast and which step is slow, which step is fast, which step is slow अगर हमको पता है तो हम लोग रेट लॉ डायरेक्ट निकाल सकते हैं by नॉर्मलाइजेशन। जैसे सबसे पहले इतना में आ गया होगा कि ये स्लो है, मतलब कि ये RDS है। इस स्टेप का जो रेट होगा वही रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन होगा। इस स्टेप का जो रेट होगा वही ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन होगा। समझ में आ रहा है? ओके, व्हाट ओवरऑल रिएक्शन? ओवरऑल रिएक्शन इज A to C। अगर इस ओवरऑल रिएक्शन का रेट मुझे लिखना पड़े तो या तो मैं माइनस ऑफ dA/dt लिखूंगा, या हम लिख सकते प्लस ऑफ dC/dt भी लिख सकते।
ओवरऑल रिएक्शन ए टू सी है, अगर उसका मुझे रेट लिखना पड़े तो या तो हम माइनस ऑफ डीए बाई डी टी लिखेंगे या प्लस ऑफ डीसी बाई डी टी लिखेंगे। ठीक है, नाउ कम टू द मैकेनिज्म। आरडीएस का रेट कितना प्लस डीसी बाई डी टी हम लिख रहे बेटा, इज इक्वल टू, और यही रेट ऑफ रिएक्शन भी होगा, यही रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन भी होगा। ओवरऑल रिएक्शन का भी रेट यही होगा, जिस रेट से सी बन रहा है मेरा वही ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। एक तो ये आरडीएस है और रिएक्शन देख रहा है कि रेट यही है, तो हम इसी का एक्सप्रेशन निकालेंगे। लेकिन मेरा टारगेट क्या है, द एक्सप्रेशन शुड कम आ सकता है, जहां तक हमारे पास रेट निकल जाए। ठीक है, डीसी बाई डी मैकेनिज्म से क्या आ रहा, मैकेनिज्म से क्या आ रहा, सिंपल, वी विल से इट इज K1 into V। क्लियर? नाउ व्हाट इज Kf by Kb called? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एंड व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हियर? B का कंसंट्रेशन अपॉन A का कंसंट्रेशन। B का कंसंट्रेशन हियर, देयरफॉर प्लस ऑफ D of C by dt, या बोलेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन इक्वल टू, दैट विल बी इक्वल टू K1 into B। B कितना है, K इक्विलिब्रियम इंटू A। आ गया ना, अब तो रिएक्टेंट के टर्म में आ गया। अगर यहां भी रिएक्टेंट के टर्म में नहीं आता तो हम कुछ और दूसरा चीज सोचते। हम तो क्लियरली देख रहे हैं कि मेरा रिएक्टेंट क्या था, A था। रिएक्टेंट क्या था, A रिएक्टेंट था। A के टर्म में रेट का आ गया एक्सप्रेशन, दिस वाज रेट ऑफ आरडीएस बट इट इज अ रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन। रेट इज इक्वल टू रिएक्टेंट के टर्म में जैसे ही आया तुरंत बोलेंगे दिस इज द रेट लॉ, दिस इज द रेट लॉ एंड द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 1। दिस इज द रेट लॉ एंड द ओवरऑल रिएक्शन का ऑर्डर इज 1। बात समझ में आ रहा, बात समझ में आ रहा है, क्लियर है? हम ये जो तरीका जो बताए हैं, ये तरीका जिसमें हमें स्लो फास्ट का ज्ञान पहले से है। सवाल में स्लो फास्ट दिया हुआ है, कौन सा स्लो कौन सा फास्ट, तो सीधे पहले रेट लिखना स्लो वाले का और उस रेट का एक्सप्रेशन की कोशिश करना रिएक्टेंट के टर्म में आ जाए, रेट लॉ बन जाएगा। और भी हम सिंपल सिंपल क्वेश्चन, उसके बाद हम तुमको दिखाएंगे। देखो कॉपी करो, जल्दी कॉपी करो। ये कैसे प्रोसीड किए, क्लियर है? अब इसी चीज को आप स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से देखिए। व्हाट इज द इंटरमीडिएट हियर? वी कैन अप्लाई स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन ऑन बी। ठीक है, एनीवे हमें पता है कि प्लस ऑफ डीसी बाई डीटी इज द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन, या बोलो रेट ऑफ द आरडीएस, दैट वाज इक्वल टू K1 into B। ठीक, अब हम इसमें लगाना चाह रहे हैं स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का कंसेप्ट।
सॉरी, हमें यह नहीं पता कि अब स्लो फास्ट कौन सा है। मान लो कि तुम्हें यह नहीं पता है कि स्लो फास्ट स्टेप कौन सा है, तो हम लोग डिराइव करते हैं रेट लॉ स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन को यूज करके। स्लो फास्ट नहीं पता है, लेकिन हमको इतना तो पता है कि ओवरऑल रिएक्शन ऐसे सी है, और ये एक्सप्रेशन मेरा रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन होगा। तो हम माइनस डीए बाई डी टी निकाल लें या तो प्लस ऑफ डीसी बाई डी टी निकाल लें, ये रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन होगा हमारे लिए। ठीक, मैकेनिज्म देखकर लिखे प्लस डी इज K1 इंटू बी। अब हम लगाएं गेट द एक्सप्रेशन फॉर प्लस ऑफ डीवी बाई डी। इट विल बी, बी किस रेट से बन रहा, KF इंटू ए से बन रहा, माइनस KB इंटू बी से घट रहा, माइनस K1 इंटू बी से भी घट रहा है। ऐसा तो हम लोग रेट लॉ लिखने में तुमको बताए थे। व्हाट इज स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो कर दिए, इक्वल टू जीरो कर दिए तो F इंटू ए विल बी इक्वल टू K1 प्लस KB इंटू बी। व्हाट इज KF अपॉन K1 प्लस B इंटू B को बिठा दिए यहां पर। रेट विल बी इक्वल टू K1 इंटू KF अपॉन K1 प्लस KB इंटू A। रेट इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू A। ये लॉ है, एंड द इक्वेशन इज, एंड द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर। ये दो समझ में आ रहा, ये दो अप्रोच क्लियर है। ये दो अप्रोच क्लियर है। यस सर, 100% हम लोग स्टार्ट कर सकते। अब देख एक बात, यहां का ओवरऑल रेट कांस्टेंट और वहां का ओवरऑल रेट कांस्टेंट बराबर नहीं आएगा, थोड़ा सा वेरिएशन होगा दोनों में, क्योंकि आप यहां पर कोई चीज स्लो फास्ट नहीं मान के निकाले हो, वहां स्लो फास्ट मान के निकाला गया है। जनरल एक्सप्रेशन निकाल दिया और बाद में मेरे को पता चला, आफ्टर सम टाइम आई केम टू नो, बाद में पता चलता है कि दूसरा स्टेप स्लो है, पहला स्टेप फास्ट है। दूसरा स्टेप स्लो है माने K1 बहुत छोटा वैल्यू है। K1 अगर बहुत छोटा वैल्यू है तो बाद में हम ये K1 को हटा देंगे। K1 को जैसे ही हटाएंगे मेरा ओरिजिनल वो वाला मिल जाएगा। समझ में आया? तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाकर, आई डोंट नो व्हाट इज स्लो व्हाट इज फास्ट, हम जनरल एक्सप्रेशन निकालते बेटा। जनरल एक्सप्रेशन निकालने के बाद जो चीज मेरे को बोला जाएगा वो चीज हम इस पे लगा, फिर हम एक्चुअल रेट ऑर्डर बता देंगे। समझ में आया? जैसे मान ले फॉर एग्जाम्पल सपोज रेट कम्स लाइक दिस, K1 अपॉन से K1 प्लस K2 इंटू A इंटू B। भी रेट एक्सप्रेशन आ सकता है, ऐसा भी रेट एक्सप्रेशन आ सकता है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाकर। मैंने डिनोमिनेटर में भी कॉन्सेंट्रेशन है, ये किसी तरह से मैंने रिएक्टेंट ए और बी के टर्म्स में मैंने इक्वेशन निकाल दिया, लेकिन मैंने तो ये ऐसे निकाला है भाई कि इसमें मेरे को स्लो और फास्ट का कुछ पता ही नहीं था। बात समझ में आ रहा है? तब सवाल में आगे चल के इंफॉर्मेशन देगा कि लेट वैल्यू इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन K2, लेट K1 वैल्यू इज वेरी वेरी मच ग्रेटर, या ऐसे देगा वेरी लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, व्हाट विल बी द ऑर्डर, वेरी लेस कॉन्सेंट्रेशन इसके सामने, द ऑर्डर विल बी सेकंड। वेरी वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, व्हाट विल बी द ऑर्डर, हाई कॉन्सेंट्रेशन, K1 को हटा दिए, जैसे ही हटाएंगे A कट जाएगा, बच जाएगा खाली भी, बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर।
तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगाकर एक्सप्रेशन कुछ भी आ सकता है, उसमें हम लोग बाद में जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसको इनपुट देते हैं तो मेरे को एक्चुअल रेट लॉ मिलता है। समझ में आ रहा दोनों तरीका? एक तरीका जिसमें स्लो फास्ट मेरे को सब पता है उसके अनुसार निकालना, और एक तरीका है जो कि हम लोग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। क्लियर है ये चीज? क्लियर है ये चीज? अभी जो हम लोग पढ़े उसी में एक बार और देख लो, तुमको समझ में आएगा। A is giving B, B is giving C with K1, K2। ध्यान देना कैसे हम अप्रोच कर रहे हैं। ओवरऑल रिएक्शन इज A से C। ओवरऑल रिएक्शन का रेट या तो माइनस DA बाई DT या तो प्लस ऑफ DC बाई DT, या तो माइनस DA बाई DT या तो प्लस ऑफ DC बाई DT। समझ में आ रहा? मेरे को नहीं पता कि कौन सा स्टेप स्लो है कौन सा स्टेप फास्ट है, मेरे को नहीं पता कौन सा स्टेप स्लो है कौन सा स्टेप फास्ट है। हम निकाले सीधे प्लस ऑफ डीसी बाई डीटी, एक्सप्रेशन लिखो प्लस ऑफ डीसी बाई डीटी का, तो हम बोले कि ठीक है भाई ये K2 इंटू बी के बराबर है। ठीक है, अब हम बी को एलिमिनेट करेंगे। कैसे एलिमिनेट करेंगे? स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगा के। हम स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस तरफ रिएक्टेंट के टर्म्स में आ जाए। प्लस ऑफ डीवी बाई डीटी निकालने का कोशिश कर रहे, ये आएगा K1 इंटू ए माइनस K2 इंटू बी। आ गया। इसको हम फिर क्या कर देंगे? जीरो पुट कर देंगे। जीरो पुट करके हम बी का कंसंट्रेशन निकालेंगे, ये आएगा K1 अपॉन K2 इंटू ए, K1 अपॉन K2 इंटू ए। समझ में आ रहा? सीधे बिठा दिए K2 इंटू K1 बाई K2 इंटू ए, K2 कट गया, K1 इंटू ए इज द प्लस ऑफ डीसी बाई डीटी, दैट इज द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। ओवरऑल ऑर्डर इज फास्ट। ओवरऑल ऑर्डर इज फास्ट। लेकिन अगर इसी में अगर मेरे को कोई पहले से बोल देता कि अरे ये स्लो है और ये ठीक, हम स्लो स्टेप थोड़ा ध्यान देते और स्लो स्टेप का रेट निकालते, माइनस ऑफ डीए बाई डीटी निकालते। ये भी तो रेट ऑफ रिएक्शन ही है, ये भी तो रेट ऑफ रिएक्शन है, और ये रेट ऑफ स्लो स्टेप भी है। स्लोएस्ट स्टेप का रेट इज द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। ये एक्सप्रेशन क्या आ रहा है? K1 इंटू ए लिखे और लिखते साथ मेरे को रिएक्टेंट के टर्म में मिल गया, आगे फिर कुछ नहीं करना है। हम जैसे ही लिखे और मेरा एक्सप्रेशन रिएक्टेंट के टर्म्स में मिल गया तो फिर हमको क्या करना है? कुछ नहीं करना है यार, यही रेट लॉ है। समझ में आ रहा? बोलेंगे सीधे फर्स्ट ऑर्डर अप्रोच इज क्लियर। क्लियर? The rate law. Find out the rate law for the reaction given. 2NO plus of O2 react to form 2NO। इसका मैकेनिज्म हम दे रहे। मैकेनिज्म है 2NO रिवर्सिबल, K forward, K backward, first N2O2 which is a fast step, and then N2O2 plus of O2 reacts to form K2 के अनुसार 2NO2, and this is a slow step. The rate law O3 2O3 is giving 3O2। इसका मैकेनिज्म लिखे, O3 is giving O2 plus O, then again O3 plus O is giving 2O2. This is a slow step, this is a fast step.
with K1, K2, और एक बस आखिरी सवाल 2NO2 plus CO is giving इसको जरा बैलेंस करना रे NO2 plus CO giving NO plus CO2 बैलेंस ही है ना। ठीक है, mechanism is 2NO2 gives NO3 plus NO with K1 and then NO3 plus CO K2 के अनुसार फिर NO2 plus CO2 देता है। यहां पे मैंने स्लो फास्ट बताया ही नहीं। क्या लिखे और देखना इसका रेट अगर हम इसके टर्म्स में लिख दें तो मेरा रिएक्शन का भी रेट d of NO2 by dt sorry plus that will be equal to K2 into N2O2 into O2। ध्यान रखना स्टेप होता है एलिमेंट्री स्टेप और एलिमेंट्री स्टेप में कोफिशिएंट ही ऑर्डर होता है। समझ में आ रहा कैसे लिख दिए वे वाला है कि नहीं। अब मेरा काम क्या है N2O2 को एलिमिनेट करना और N2O2 को एलिमिनेट कौन ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू NO का स्क्वायर जो कि हम यहां पर बिठा K2 इंटू K इक्विलिब्रियम इंटू ऑर्डर इज फ्री। क्या बहुत टफ है क्या? कहां पे? कहां? हाँ के इक्विलिब्रियम में के इक्विलिब्रियम मैकेनिज्म ये है ना यार कि ऊपर इक्विलिब्रियम बिठा रहा है थर्ड ऑर्डर। ठीक है ना बेटा। अगला बता अगला बता स्लो स्टेप और O3 रिएक्शन में भी मेरा O3 ही है। अगर हम O3 का रेट ऑफ डिक्रीज निकाल दें वही मेरा रेट ऑफ रिएक्शन यही है तो माइनस डी ऑफ O3 बाई डी टी विल बी इक्वल टू K1 इंटू
माइनस ऑफ डी ऑफ O3 बाई डी टी विल बी इक्वल टू, इसमें एक रिवर्सिबल देना चाहिए था। माइनस ऑफ डी बाई डी विल बी इक्वल टू K1 इंटू O3 प्लस K2 इंटू O3 इंटू O भी तो लिखेंगे। O3 तो दोनों स्टेप में डिक्रीज कर रहा है। अभी आ गया इंटरमीडिएट के टर्म्स में, ये आ गया इंटरमीडिएट के टर्म्स में। अब क्या किया जाए? नहीं, इसका मैकेनिज्म में एक रिवर्सिबल होता है, एक रिवर्सिबल होता है, नहीं तो इसको तो कर ही नहीं पाओगे फिर इसमें। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से तो तुरंत होगा, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से तो तुरंत हो जाएगा, उसमें तो स्लो फास्ट चाहिए ही नहीं। लेकिन इसमें अगर स्लो फास्ट अगर है तो O3 रिवर्सिबल O2 O3। मैकेनिज्म, अरे ट्यूटोरियल शीट है क्या काइनेटिक्स का, उसमें दिया है मैकेनिज्म एग्जैक्ट। एक रिवर्सिबल स्टेप होता है, कोशिश करो तो कौन सा स्टेप से लेंगे सबसे पहले? स्लो स्टेप। तो हम लोग कोशिश करें, ठीक है। O2 का बनने का रेट भी हम लोग लिख सकते। O2 का बनने का क्या है? स्लो स्टेप में +1/2 +1/2 डी ऑफ O3 तो है, माइनस ऑफ डी ऑफ 3 क्या लिखेंगे? डी3 बाई डी O3 इंटू O प्लस, ये तो K फॉरवर्ड K बैकवर्ड, कोशिश करो निकालने का। विल बी द रेट ऑफ एक्शन, तो आपका ही सिर्फ नेट O3 का डिक्रीज लिखेंगे, वो तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन में लगाते। आरडीएस का रेट कितना है? K2 इंटू O3 इंटू O है, यस और नो? फास्ट O2 इंटू O अपॉन O3, तो यहां से आएगा O इक्वल टू O3 अपॉन O2, इसे हम लोग बिठाओ यहां पर, तो आरडीएस का रेट इज द रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, इट विल बिकम K2 इंटू KEQ, O3 का स्क्वायर और O2 का -1। ये थोड़ा डिफरेंट सवाल है, अपने आप में ध्यान देना। आरडीएस का रेट ऑफ ओवरऑल रिएक्शन, आरडीएस का रेट लिख लिया, का रेट क्या आया?
K2 इंटू O3 इंटू O आया, K2 इंटू O3 इंटू O, और फर्स्ट इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट O2 इंटू O अपॉन O3, यहां से O निकाले, K2 K इक्विलिब्रियम इंटू O3 अपॉन O2 है ये, और इसे अगर हम लोग यहां बिठा दिए, क्लियर, तो K इक्विलिब्रियम O3 का स्क्वायर अपॉन O2, तो O2 का क्या लिख दिए, रेट लॉ में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ कैन कम, रेट लॉ में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ कैन कम, नो डाउट इन दैट, और ये आपका ट्यूटोरियल शीट का सवाल है और वो ऑप्शन सही होगा, क्लियर। इसलिए मैंने दिखाया था कि रेट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों आ सकते हैं, क्लियर है ये चीज। अगला किसमें, हम लोग दोनों के हिसाब से बोलेंगे, O3 के हिसाब से इट इज सेकंड ऑर्डर, O2 के हिसाब से इट इज नेगेटिव ऑर्डर, दैट इज -1, क्या कि रिवर्सिबल है ना। ओवरऑल हम लोग कैसे बता पाएंगे, ओवरऑल कैसे 1 बता दें, रिएक्टेंट है क्या O2, फिर क्लियर। अगला, वी डोंट नो विच स्टेप इज स्लो विच स्टेप इज फास्ट, जिसको आप -2 ही हम निकालना चाह रहे, तो -NO2 है, दैट विल बी इक्वल टू, अब NO2 का NO2 किस रेट से डिक्रीज कर रहा है, तो स्टेप में डिक्रीज होने का रेट क्या लिखोगे आप, 2K1 मैकेनिज्म से 2K1 इंटू NO2 2K1 इंटू NO2 का स्क्वायर से ये डिक्रीज कर रहा, और किस रेट से ये है, इंटू CO, ये समझ आता सबको। द नेट डिक्रीज ऑफ NO2, द नेट डिक्रीज ऑफ NO2, तो NO2 पहले स्टेप में डिक्रीज कर रहा, दूसरे स्टेप में इंक्रीज कर रहा, तो डिक्रीज माइनस ऑफ द नेट डिक्रीज। हम दोनों मैकेनिज्म को देखकर कर रहे, यहां नहीं किए, यहां पर हम -d(O3/dt) दोनों स्टेप को मिला के नहीं किए, क्योंकि हमको पहले से पता था कि ये स्लो है और RDS है, इसका रेट लिख लो, वही रेट लॉ हो जाएगा, ये क्लियर। और दूसरी बात, अब इसमें इंटरमीडिएट कौन सा है, इंटरमीडिएट है NO3, तो ओके, व्हाट इज प्लस ऑफ d ऑफ NO3/dt, प्लस ऑफ d NO3/dt, तो ये बोलेंगे K1 इंटू NO2 का स्क्वायर से बन रहा माइनस K2 इंटू NO3 स्क्वायर से ये घट रहा है, इसको हम लोग क्या पुट कर देंगे, स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन 0, यहां से कंसंट्रेशन 3 का कंसंट्रेशन आएगा K1 NO2 का स्क्वायर अपॉन K2 टाइम्स CO, जो कि हम वहां पर बिठा देंगे, अल्टीमेटली जो रेट आया -d ऑफ NO2/dt इज 2K1 इंटू NO2 का स्क्वायर K2 इंटू NO3 इंटू CO, NO3 निकाल लिए और उसमें CO वैसे ही मल्टीप्लाई होगा, CO कट जाएगा, तो K2 भी कटा, क्या बचेगा, K1 इंटू NO2 का स्क्वायर, देयरफॉर इट विल बिकम K1 इंटू NO2 का ऑर्डर 2, और कार्बन मोनोक्साइड के मतलब कि कार्बन मोनोक्साइड के हिसाब से ऑर्डर क्या आ गया, 0, किसमें सीधे, हाँ NO लेके कर लिए, फिर अच्छा स्लो फास्ट पता है क्या, NO चाहिए माने, हाँ अरे 100% करेक्ट,
छोरा यहीं बनी रहे, इसके बनने का रेट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। वेरी गुड, समझ में आया? काइनेटिक्स यहीं पे खत्म।